हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्स से जुड़ के अपनी आरो यारो की तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस कोर्स के अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश विशेष है वो 9 वीडियोस के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। ये चीज़ मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि सर उत्तर प्रदेश विशेष भी आप करवाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश विशेष ऑलरेडी हो चुका है। ये प्रोग्राम काफ़ी दिन पहले से मेरे द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आप थोड़ा सा चैनल पर पीछे जाके देखिए तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम लोग लगातार अब भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत की वनस्पति का अध्ययन कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं मतलब कि जो बांध परियोजनाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग द्वारा आरो यारो के 411 पद लॉन्च क्या करे गए हैं, जारी किए गए हैं, उनके लिए ये एक विशेष प्रोग्राम है। मैं बार बार इसीलिए बताता हूं क्योंकि आप लोगों के लगातार कमेंट भी आते हैं और बहुत से मैसेज आते हैं कि सर हम कहाँ से तैयारी करें, किस जगह से करें। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इन नोट्स को अपने पास जरूर मंगवाएं ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। ठीक है, अब खैर इतना टाइम भी नहीं है कि आप चाहें तो आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ लें। तो इस समय आपको बहुत ही कंसाइज नोट्स की ज़रूरत है जो टू द पॉइंट हो और पूरी तरीके से एग्ज़ाम के पैटर्न पर हो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आपको मिलने क्या क्या वाला है ये मैं बार बार बताता हूँ। संपूर्ण जीएस और हिंदी का मटेरियल आपके घर पे भेजा जाएगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 15 टेस्ट होंगे और करंट अफेयर्स मिलेगी जिसमें डेली करंट अफेयर्स, एक करंट अफेयर्स की प्रति माह बुकलेट भी आपको दी जाती है जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है, और प्रति माह के करंट अफेयर से 150 करंट अफेयर्स आधारित प्रश्न। ठीक है, इतना सब कुछ आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत मिलेगा। तो जो टेस्ट सीरीज है और जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी जो पेड ग्रुप होगा। और ये जो जीएस है और जो हिंदी है वो आपके घर पर बुकलेट के फॉर्म में भेजी जाएगी। अच्छा, अभी तक आप लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बुकलेट क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। मैंने थोड़ा सा एक दो निकाल के रख ली अपने पास। देखो भाई, इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे ये इतिहास की बुकलेट है, इस तरीके से मिलेगी और इसमें नोट्स कुछ ऐसे होंगे। देखो अंदर बहुत क्लियर सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। थोड़ा सा और मैं हिंदी की दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इस तरीके से ये हिंदी के हैं, हिंदी की बुकलेट ये रही। उसके बाद आपको इसमें टोटल मिला के 7 बुकलेट मिलेंगी और इसके साथ ये जो मेरे द्वारा सारणीबद्ध जीएस की किताब लिखी गई है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से रिवीजन के लिए, ये भी आपको इसमें मिल जाएगी। इसको आप देख लीजिए। ठीक है, ये मेरे द्वारा ही लिखी गई है। तो ये सब मटेरियल आपको इस आरो यारो के कोर्स में आपके घर पर भेजा जाएगा। अब आपने सारी चीज़ें देख ली। ये नंबर है 8630246905। आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें। ठीक है, और पूरी जानकारी लें। बाद बाकी एक अनुरोध है आपसे, आप सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में ही लेना चाहते हैं तो ये चीज़ तो भाई थोड़ी सी गलत है। आपको नंबर दिया गया है, आप कॉल कर लें, आप व्हाट्सएप कर लें, कॉल नहीं करना चाहते हैं तो, और फिर पूरी जानकारी लें। बाद बाकी आप लोग बार बार पूछते हैं फीस क्या है। फीस आपके सामने लिखी हुई है। जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए 1499। ठीक है, और जो इंटेलेक्टो के ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको फीस है 1264 रुपये। ठीक है, बाद बाकी बहुत से लोग बोलते हैं कि ये फ़ीस ज़्यादा है, तो उनको बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बाद बाकी और कहीं से फीस का पता करके आएँ तब बताएं। बाद बाकी एक चीज़ मैं उनको बोल देता हूँ, पीडीएफ के अनुसार यहाँ पे फीस मत बताएं। ठीक है, पीडीएफ सस्ता होता है क्योंकि उसको तो कहीं भी शेयर कर दो। ठीक है,
यहाँ पर आपको प्रॉपर हार्ड कॉपी में नोट्स मिलेंगे, ठीक है, वो आपके घर पे भेजे जाएंगे तो एक अच्छा खासा डिलीवरी चार्ज लगता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए 1499 बहुत ही कम प्राइस है। बाद बाकी आप 1499 में 7-8 किताबें तो कभी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देश्य का मतलब क्या होता है, बहुउद्देश्य का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्य, यानी कि ऐसी परियोजनाएं जिनके की बहुत सारे उद्देश्य या फिर बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये परियोजनाएं होती क्या होंगी, तो ये परियोजनाएं होती हैं बांध परियोजनाएं। नदियों के जल को रोककर एक बांध बनाया जाता है, ठीक है। और उससे होता क्या क्या है, देखो उससे क्या होता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। सिंचाई की जाती है आसपास के क्षेत्रों में नहरों को निकाल के, ठीक है। नदियों में बहुत ज़्यादा उफान पर जब जल बहता है तो बांध के द्वारा उसे रोका जाता है, उसे डाइवर्ट किया जाता है, तो वो बाढ़ नियंत्रण का भी काम करता है। और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति यानी कि पीने वाले जल की आपूर्ति भी बांध परियोजनाओं के माध्यम से कराई जाती है। बाद बाकी ये आप बांध देख रहे हैं तो ये एक बहुत ही देख रहे हैं यहाँ पे पर्यटन स्थल का भी काम करते हैं। देखो ये दृश्य कितना रमणीय और अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप घूमो कितना मस्त लगेगा, ठीक है। तो ये पर्यटन का भी काम होता है। और बाद बाकी यहाँ पर मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन का भी काम किया जाता है। जैसे ये थोड़ा जल भर गया तो झील बन गई, यहीं पर भाई मछलियों का पालन भी हो रहा है। तो इस तरीके से बांध परियोजनाओं के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य आप लोग याद कर लेना, जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, बांधों को रोक के टरबाइन लगा के जल का उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत यानी कि जल से बनने वाली बिजली का उत्पादन किया जाता है। सिंचाई होती है आसपास के क्षेत्रों में नहरों को निकालकर, बाढ़ नियंत्रण होता है, पेयजल आपूर्ति होती है, पर्यटन होता है और मत्स्य पालन होता है। तो ये सारे उद्देश्य एक बांध को बनाने के बाद हल किए जाते हैं, इसीलिए इनको हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम देते हैं। देखो नदियों पर बांधों के निर्माण से सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि सुविधाओं को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था, बांध परियोजनाओं को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बांध परियोजनाओं या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसके द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था, ठीक है। तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और क्यों कहा गया था, क्योंकि इनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जो मानवों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख बांध परियोजनाएं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बांध परियोजनाएं हैं, बाद बाकी जो छोटी छोटी हैं उनको हम लोग एक लिस्ट के रूप में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी बांध परियोजनाओं के अंतर्गत या फिर महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं के अंतर्गत बात करते हैं किसकी, दामोदर घाटी परियोजना की। तो जो दामोदर घाटी परियोजना है वो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो ये कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी के बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, आपने मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली वीडियो सारे देखकर ही आप यहाँ पर आए होंगे। तो होता क्या है कि जो दामोदर नदी है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लोग भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, कि जो दामोदर नदी है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बाढ़ लेकर आती है, ठीक है। तो फिर इसी बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए 1948 में सरकार के द्वारा दामोदर घाटी निगम का निर्माण किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि दामोदर घाटी निगम का निर्माण कब किया गया। तो ये किया गया 1948 में। और क्यों किया गया, क्या इसका उद्देश्य था कि दामोदर नदी के द्वारा जो बाढ़ लाई जाती है उससे हमें निजात मिल सके, ठीक है। फिर इस निगम की स्थापना के बाद कुछ निगम का कार्य होगा। तो निगम ने क्या किया, जो दामोदर घाटी निगम था इसने दामोदर और उसकी सहायक
नदियों पर 8 बांध बनाए। ठीक है, तो बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए दामोदर घाटी निगम ने कहां पर, दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर कितने, 8 बांध बनाए। अब देखो 8 बांधों में से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कौन कौन, कोनार, मैथान, तिलैया, पांचेत हिल और बेल पहाड़ी, ये पांचों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो दामोदर और उसकी सहायक नदियां हैं उन पर कुल 8 बांध बनाए गए और इन 8 बांधों में से कोनार, मैथान, तिलैया, पांचेत हिल और बेल पहाड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखो जो ये दामोदर नदी घाटी थी, इसका गठन अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। देखो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, तो भारत उस समय जो अपने से ज़्यादा विकसित लोग थे उनको लगातार हर चीज़ों में कॉपी कर रहा था। ठीक है, या फिर उनकी सहायता ले रहा था। इसीलिए जो दामोदर नदी घाटी थी उसका जो मॉडल अपनाया गया वो कहाँ से अपनाया गया, टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भारत में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना का आधार टेनेसी घाटी परियोजना है। तो ये दामोदर घाटी निगम ने ही इसको, किसको, अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना को कॉपी किया था। अब देखो ये जो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो ये 8 बांध हैं, ये कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये दामोदर घाटी परियोजना खत्म हो गई। इसको हम लोग दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो उसके कोर पॉइंट यानी कि क्या क्या हो सकते हैं कोर पॉइंट, और वो कोर पॉइंट आप आधार ऐसा बनाइए उसका कि जो आयोग पूछता है। जैसे कि आप एक बांध परियोजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं, ठीक है, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें अभी इसमें आएंगी जैसे कि इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में आप एक पैटर्न सेट कर लीजिए और फिर वहाँ से जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ें तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक करनी चाहिए कि हमें एग्जैक्ट यहाँ से पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। ठीक है, बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए दामोदर नदी, दामोदर घाटी निगम का पहले निर्माण हुआ 1948 में। ठीक है, डेट आप लोग याद रखना। उसके बाद इस निगम ने दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर कितने, कुल 8 बांध बनाए। ठीक है, और इन 8 बांधों में से जो 5 प्रमुख हैं वो है कोनार, मैथान, तिलैया, पांचेत हिल और बेल पहाड़ी। ठीक है, ये 5 बांध हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो दामोदर घाटी निगम का निर्माण किया गया था वो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर इसका निर्माण किया गया। और जो ये दामोदर नदी घाटी है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है या फिर विस्तारित है। तो ये हो गई दामोदर घाटी परियोजना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना की। तो भाखड़ा नांगल परियोजना की हम लोग बात करें तो सतलुज नदी पर क्या किया गया है, इसका पानी 2 जगहों पर रोका गया है। बांध का निर्माण पानी को रोकने के लिए ही होता है, तो 2 जगह पर इसका जो सतलुज नदी है 2 जगह पर इसका पानी रोका गया है। कहाँ कहाँ पर, भाखड़ा और नांगल पर। और इस पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है जिन्हें संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस नदी पर है, सतलुज नदी पर। और ये बांध 2 जगहों पर है। ठीक है, भाखड़ा और नांगल, इन्हें संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। बाद बाकी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए एकदम एग्जैक्ट कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, पंजाब के
होशियारपुर जिले में ये भाखड़ा नागल बांध एग्जैक्ट रूप में स्थित है। अब देखो, जैसा कि मैंने जब झीलों के बारे में बताया था तब बताया था कि मानवीय झील या फिर कृत्रिम झील क्या होती हैं, तो वो यही होती है जो बांध के पीछे एक बड़े क्षेत्र में पानी भर जाता है, तो उसी को हम लोग कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील कह देते हैं। तो जो भाखड़ा नागल परियोजना है, इसके पीछे जिस झील का निर्माण हुआ है वो है गोविंद सागर झील। ठीक है, क्या नाम है? गोविंद सागर झील। और आप लोग जो बांध के पीछे निर्मित झील होती है उनका नाम जरूर याद करिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बाद बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो रेहंद बांध के पीछे झील है वो क्या है? वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और भाखड़ा नागल बांध परियोजना के पीछे कौन सी झील बन रही है? वो बन रही है सिर्फ गोविंद सागर झील। और ये जो झील है ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बांध काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका जल जो भरा है, यानी कि जो मानव निर्मित झील का निर्माण हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश में, और जो बांध स्थित है वो कहाँ पर? पंजाब के होशियारपुर जिले में। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक फैक्ट आ रहा है, आपको बस इसको रटना है कि भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, गुरुत्व बांध आज लिखा होगा, ठीक है। बाद बाकी ये कैसे है इसका मैकेनिज्म आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। ठीक है, बाद बाकी अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ये भाखड़ा नागल बांध है इससे किन किन राज्यों को लाभ होता है। लाभ का मतलब यही कि जैसे कि कहाँ पर पेयजल आपूर्ति कराई जाती है, कहाँ पर बिजली बनती है, या फिर कहाँ पर उसकी सप्लाई होती है, ठीक है, या फिर कहाँ पर इससे नहरों को निकाल के सिंचाई कराई गई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, और इसमें देखेंगे ये सारी चीज़ों से किन किन राज्यों को लाभ मिल रहा है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि भाखड़ा नागल बांध से किन किन राज्यों को लाभ होता है। इसी तरीके से बहुत से प्रश्न इस पैटर्न पर बन के आ जाते हैं। तो भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें तो इसका लाभ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मिलता है। यानी कि कुल 5 राज्य हैं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और क्या? राजस्थान। तो हम लोग फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। सतलज नदी पर स्थित है, और कहाँ पर? पंजाब के होशियारपुर जिले में, ठीक है। और इसके पीछे जो जलाशय, जो झील है वो गोविंद सागर झील है। बाद बाकी ये दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है, और ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है इसका लाभ 5 राज्यों को मिलता है, जो कि हैं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेहंद परियोजना की। तो रेहंद परियोजना अपने उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। जब हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे थे तब भी इसकी चर्चा मैंने आपके सामने की थी। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में कर लेते हैं। तो जो रेहंद परियोजना है वो सोन की सहायक नदी रेहंद पर विकसित की गई है। ठीक है, तो रेहंद परियोजना का जो विकास है वो सोन की सहायक नदी रेहंद पर किया गया है। ठीक है, और ये बांध कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में। ये बिल्कुल याद रखना कि रेहंद परियोजना या फिर जो रेहंद बांध है वो कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में। ठीक है, तो इसके पीछे जो कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील का निर्माण हुआ है उसे कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है कि रेहंद परियोजना के पीछे किस नाम के जलाशय का विकास हुआ है, तो वो हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम पे। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम अथवा मानव निर्मित झील है। अच्छा, रेहंद बांध के पीछे जो गोविंद बल्लभ पंत सागर मानव निर्मित झील निर्मित हुई है वो आपको ध्यान रखना है कि ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील है। तो ये फैक्ट भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो रेहंद बांध सोन की सहायक नदी रेहंद पर और अवस्थित कहाँ पर है? सोनभद्र में। इसके पीछे जो जलाशय है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और यह झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या फिर कृत्रिम झील है। अब बढ़ते हैं हम लोग हीराकुंड परियोजना पर, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध का निर्माण कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। और किस नदी पर हुआ है? महानदी पर। ठीक
ठीक है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो हीराकुंड बांध है वो दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है, ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर के बराबर अगर देखा जाए मोटा मोटी तो हीराकुंड बांध स्थित कहाँ पर है? उड़ीसा में। किस नदी पर? महानदी, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई भी इसकी एज इट इज पूछी जा चुकी है, तो 4801 मीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा था, इतना तो आप तुरंत देख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग टिहरी बांध परियोजना के बारे में पढ़ते हैं अब। तो टिहरी बांध परियोजना भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ये है टिहरी बांध। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये किस नदी पर स्थित है। तो ये पहली बात तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखना। और ये वहाँ पर दो नदियाँ हैं, भागीरथी और भीलांगना का जो संगम है वहीं पर इस टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। और किस राज्य में? तो वो उत्तराखंड में। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो टिहरी बांध है ये भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, इसलिए यह भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। तो देखो, मैंने जब हिमालय के बारे में आपको पढ़ाया था तो एक चीज़ बताई थी कि जो पूरा हिमालय है वो भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। और उत्तराखंड मतलब हिमालय का ही भाग है। तो यहाँ पर जो ये बांध बना है ये भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। इसको यहाँ पर इसलिए स्पेशली लिखा गया है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बांध परियोजना है। अगर कुछ भी यहाँ पर भूकंपीय घटना कुछ बड़े स्तर पर हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। बाद बाकी भूकंप जोन 5, तो आपको मैं एक यहीं से इन्फॉर्मेशन और दे दूं, भारत को कुल 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। कितने भूकंप जोन में? 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। पहले बांटा गया था 5 भूकंप जोन में, ठीक है। तो जो जोन 1 था उसे अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप का खतरा बिल्कुल भी नहीं था। तो अब जो जोन बचे हैं वो बचे हैं 2, 3, 4 और 5। तो जो क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है वो जोन 5 में, फिर जो थोड़ा सा उससे कम है वो जोन 4 में, जो थोड़ा सा और कम है वो 3 में, फिर जो और कम है वो 2 में। इस तरीके से इनका क्रम चलता है। तो पहले भूकंप जोन थे 5 और अब कितने हैं? 4। जोन 1 को हटा दिया गया है। तो ये भी इंफॉर्मेशन जरूरी थी क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो टिहरी बांध की हम लोग बात कर रहे थे, ये भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। बाद बाकी जब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने ये भी बताया था कि जो हिमालय है वो भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्यों है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें और कॉन्सेप्ट नहीं पता हैं तो सबसे पहले आप फिर से वहाँ पर वीडियो को देखिए। उसके बाद देख लेते हैं जो टिहरी बांध है उसके पीछे किस झील का निर्माण हुआ है। तो वो है स्वामी राम तीर्थ सागर। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टिहरी बांध के पीछे जो झील निर्मित हुई है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। और ये भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। कहाँ पर स्थित है? भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर, ठीक है। बाद बाकी ये भूकंप जोन 5 में आती है ये परियोजना और ये भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। बाद बाकी जो टिहरी बांध के पीछे कृत्रिम झील या फिर जलाशय का निर्माण हुआ है उसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर, ठीक है। ये सब याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्मदा घाटी परियोजना की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर, ओकारेश्वर, महेश्वर आदि बांधों का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, ठीक है। तो एक परियोजना के अंतर्गत बहुत से बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। कहीं पर तो एक ही बनता है
ठीक है। और कहीं पर क्या होता है, जैसे कि आपने दामोदर नदी घाटी दामोदर घाटी परियोजना के संदर्भ में आपने देखा होगा, तो वहां पर कुल 8 बांध बनाए गए थे दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर, ठीक है। उसी तरीके से नर्मदा घाटी परियोजना में आप देखेंगे तो गुजरात में कौन सा बांध बनाया गया था, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन कौन बांध बनाए गए, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सरदार सरोवर बांध है इसकी अवस्थिति को बहुत पूछा जाता है, तो ये सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और नर्मदा नदी पर है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो पूछा जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ओंकारेश्वर, ठीक है। तो आप याद तीनों कर लीजिए, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत विकसित किए गए हैं। उसके बाद देखो जो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, इसकी परिकल्पना किसने की थी, सरदार पटेल ने। तो अब आपको याद हो जाएगा कि सरदार पटेल के नाम पर ही इसका नाम सरदार सरोवर बांध रखा गया है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इस बांध की परिकल्पना सबसे पहले सरदार पटेल ने ही की थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो इसका शिलान्यास किया गया था तो वो किया गया था 1961 में नेहरू जी के द्वारा, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज मैंने फालतू में नहीं लिखी है, अगर लिखी है तो इसका मतलब वहां से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो कल्पना यानी कि परिकल्पना यानी कि सबसे पहले इस बारे में विचार किसने दिया, सरदार पटेल ने, लेकिन इसका जो शिलान्यास किया था वो 1961 में नेहरू जी के द्वारा यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो ये नर्मदा घाटी परियोजना है उसका सर्वाधिक फायदा किसको होता है, मध्य प्रदेश को। अच्छा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं। तो भाई वहाँ पर क्या है कि जितनी ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश को मिल रही है तो उसके अनुसार उसको फायदा भी मिलता है, ठीक है। बाद बाकी हम लोग देखें तो सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यानी कि किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। यानी कि जिन जिन राज्यों को इस परियोजना से लाभ मिलता है तो वो लोग मिलके उस परियोजना को स्थापित करने में लग जाते हैं, तो उसी को फिर हम क्या बोलते हैं, जो सब लोग मिल जाते हैं तो संयुक्त परियोजना हो जाती है वो। तो कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मेघा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा, ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, मेघा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा। अच्छा, बहुत बार होता है कि नदियों पर जब बड़े बड़े बांध बनते हैं तो उससे पता है क्या होता है, उससे जो आसपास का जो नदी का क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको खाली करना पड़ता है, उसके पास की ज़मीन पर पानी भर जाता है, ठीक है। बहुत से जो जीव जंतु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत प्रकृति को हानि भी पहुंचती है। बाद बाकी नदी के मार्ग को रोकने से भी कुछ विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, और जो बहुत ही फेमस आंदोलन था इसके विषय में हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना ध्यान कर लो कि ये जो आंदोलन था वो मेघा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा चलाया गया था। ये क्वेश्चन 50 बार पूछा गया है, तो इनके नाम बहुत ही जरूरी हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, फिर बात करते हैं चंबल परियोजना की। तो चंबल परियोजना की हम लोग बात करें तो ये चंबल नदी पर है, कहाँ पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें क्या है कि चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, ठीक है। तो चंबल परियोजना किसकी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। अब उन बांधों के नाम देख लेते हैं
और राज्य देख लेते हैं। तो राजस्थान की हम लोग बात करें तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो चंबल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में जवाहर सागर बांध बनाया गया है और दूसरा बनाया गया है कौन सा, राणा प्रताप सागर। और मध्य प्रदेश में बनाया गया है कौन सा, गांधी सागर। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना है इन चीज़ों से, क्योंकि सारे में सागर सागर लगा है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बार युग्म सुमेलन के लिए आ जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में कौन सा है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। मध्य प्रदेश में गांधी सागर। ठीक है, और इन बांधों के पीछे जिन जलाशयों का निर्माण हुआ है वो बांधों के नाम पर ही है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे राजस्थान में जवाहर सागर है तो इसके पीछे जिस कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है उसका नाम भी क्या है, जवाहर सागर ही है। राणा प्रताप सागर के पीछे जो कृत्रिम झील बनी है उसका नाम भी राणा प्रताप सागर है। और जो मध्य प्रदेश में गांधी सागर है उसके पीछे भी जो झील बनी है उसका नाम भी क्या है, गांधी सागर है। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान जो चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना पर कुल 3 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से कि 2 राजस्थान में है और एक आपका है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कौन कौन है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, और जो मध्य प्रदेश में है वो है गांधी सागर। अब यहाँ पर जो ये बांध है इनके पीछे जिन जलाशयों का निर्माण हुआ है उनका नाम बांधों के नाम पर ही रख दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो केन बेतवा लिंक परियोजना, ये नदी जोड़ो परियोजना वाला भाग यहाँ पर आ गया है। तो आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ पर है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो जो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है इसमें 2 नदियां बहती हैं, केन और बेतवा। तो लिंक का मतलब होता है जोड़ना, तो केन बेतवा जो नदियां जोड़ी गई थी वो परियोजना इन्हीं के लिए थी। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में केन और बेतवा को एक नहर के माध्यम से जोड़ा गया। यह नदी जोड़ो परियोजना का भाग था। अभी हम आगे देखेंगे कि यह नदी जोड़ो परियोजना क्या है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई गई थी और उसमें क्या था कि इस क्षेत्र में 2 नदियां बहती हैं, केन और बेतवा, इनको आपस में एक नहर के माध्यम से जोड़ा गया, यही थी केन बेतवा लिंक परियोजना। अब नदियों को जो जोड़ने की परियोजना थी वो इसलिए लागू की गई थी कि चलो हम लोग देख ही लेते हैं, शायद आगे इसका वो लगा हुआ है। बाद बाकी आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाद बाकी नदी जोड़ो परियोजना की जो डिटेल में बात है वो थोड़ा सा हम इस वाले सेक्शन में करते हैं। तो नदी जोड़ो परियोजना क्या थी यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। जैसे 2 नदियां हैं मान के चलो, एक ये बह रही है और एक कुछ ऐसे करके। अब इस नदी में जल है कम, ठीक है, ये कम जल वाली नदी है, और ये ऐसी नदी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा जल है। ठीक है, और ये नदी क्या करती है, अधिक जल के कारण बाढ़ लाती है। ठीक है, या फिर ये अत्यधिक जल, इसका कोई प्रयोग नहीं हो पाता और ये सीधा कहाँ पर मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो इस चीज़ को सरकार ने सोचा कि जिस नदी में अधिशेष जल यानी कि बहुत ज़्यादा जल है अपनी आवश्यकता के अनुरूप, तो उसमें क्या किया जाए कि जो कम जल वाली नदी है या फिर जो नदी प्रायः सूखी रहती है तो उसमें ज़्यादा जल वाली नदी को जोड़ दिया जाए कोई नहर बना के। तो इस तरीके से अगर इसमें मान के चलो ऐसे ऐसे करके नहरें बना दी गई तो ये नदी का पानी हम यहाँ पर ले आए, जो नदी सूख रही थी या सूखी थी जिसमें पानी की कमी थी। तो इस तरीके से इस नदी जोड़ो परियोजना की परिकल्पना की गई थी। तो यही है, नदियों में जलीय अधिशेष को कम करने से बाढ़ से बचाव हो सकता है और इस अधिशेष को उपयुक्त जगह पहुंचाकर सूखे की समस्या को भी निजात पाया जा सकता है।
इसी को ध्यान में रखकर नदी जोड़ो परियोजना के तहत नदियों को आपस में जोड़कर एक बृहद राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण करने का लक्ष्य बनाया गया था। तो इस तरीके से ऐसे करके सब नदियाँ होती, ठीक है, और जिनमें जल कम होता है ऐसे करके नदियों को जोड़ दिया जाता सबसे। तो इस तरीके से एक पूरा राष्ट्रीय ग्रिड बन जाता नदियों और उनसे आपस में जुड़ी नहरों का, ठीक है। अब जैसे ये कम जल वाली नदी होगी तो इसके आसपास सिंचाई हो जाएगी इससे, ठीक है, पेयजल की आपूर्ति हो जाएगी, तो ये सारे उद्देश्य हो जाएंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि राज्यों के मध्य जल विवाद और बाद बाकी इस परियोजना को आप खुद सोच रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी नदियों को आपस में मिलाने से कितना ज़्यादा लागत इसमें आएगी। बाद बाकी राजनीतिक अवरोध भी होते हैं बहुत सारे, क्योंकि भाई किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है या और किसी में किसी पार्टी की सरकार है और नदियाँ बहुत से राज्यों से होकर बहती हैं, तो फिर उनमें जल विवाद भी हो जाएगा। तो इन सब के चलते ये जो परियोजना थी नदी जोड़ो परियोजना, ये सफल नहीं हुई या फिर क्रियान्वित नहीं हुई। बाद बाकी नदी जोड़ो परियोजना को हम लोग अमृत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं राज्यवार जो बांध परियोजनाएं स्थित हैं उनको एक टेबल के माध्यम से फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बगलिहार, दुलस्ती और सलाल ये 3 परियोजनाएं हैं जो कि चिनाब नदी पर स्थित हैं और ये तीनों पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो इसमें अब मेरे को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको प्योर रटने वाली चीज़ है, तो आप इसको रटते चले जाइए। किशनगंगा, तुलबुल और उड़ी ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। और निम्बा बाजगो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में सुरू नदी पर। तो राज्य आपको पता होना चाहिए और किस नदी पर है ये पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा युग्म सुमेलन वाले देखने को मिलते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नाथपा झाकारी ये कहाँ पर है? ये सतलज नदी पर है। पोंग जो परियोजना है वो ब्यास नदी पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चमेरा कहाँ पर है? ये रावी नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। तो पोंग और चमेरा दोनों पूछी जा चुकी हैं। इसमें मोस्टली ऐसे हैं कि सब पूछे ही जा चुके हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर फालतू नहीं है। टनकपुर परियोजना की बात करें तो ये शारदा या फिर काली गंगा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। पंजाब की बात करें तो थीन बांध कहाँ पर स्थित है? रावी नदी पर, थीन भी पूछा जा चुका है। सिक्किम की बात करें तो रानीगढ़ परियोजना जो है वो तिस्ता नदी पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। मध्य प्रदेश की बात करें तो बाण सागर कहाँ पर है? सोन नदी पर, ठीक है। बाण सागर आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है किससे? गांधी सागर से, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। उसके बाद देखो राजस्थान में जवाई परियोजना है जो कि लूनी की सहायक नदी जवाई पर स्थित है, ठीक है। गुजरात की बात करें तो उकाई और काकरापार तापी नदी पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई हैं। मेघालय की बात करें तो उमियान बांध बना है किस पर? उमियान नदी पर। उत्तर प्रदेश की बात करें, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, माता टीला व रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर है? बेतवा नदी पर, ठीक है। इनको आप लोग देखते जाइए। बाद बाकी जिनके पास नोट्स हैं तो वो एक काम किया करिए, उन नोट्स को खोल के अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। अगर वहाँ पर मेरी कोई भी बात आपको ऐड करनी हो तो वहाँ पर स्पेस काफ़ी है पेजों में, आप वहीं पर थोड़ा सा एरो देके कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बाद बाकी जिनके पास नहीं है वो नोट्स ऑर्डर कर लें या फिर यहीं से देख के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखो हम लोग देख रहे थे प्रमुख बांध परियोजनाएं, तो कर्नाटक की बात करें तो शिव समुद्रम परियोजना है कावेरी नदी पर। घाट प्रभा परियोजना है घाट प्रभा नदी पर। जोंग या फिर महात्मा गांधी परियोजना कहाँ पर है? शरावती नदी पर। लिंगन मक्की कहाँ पर है? ये भी शरावती नदी पर है। भद्रा कहाँ है? भद्रा नदी पर। और अलमट्टी कृष्णा नदी पर। ये सब कर्नाटक की बांध परियोजनाएं थी। तो इसमें शिव समुद्रम को पूछा जा चुका है, जोंग को पूछा जा चुका है, लिंगन मक्की को पूछा जा चुका है और अलमट्टी को भी पूछा जा चुका है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो कोयना परियोजना है कोयना नदी पर। पूड़ा परियोजना है पूड़ा नदी पर। भीमा परियोजना है भीमा नदी पर।
जायक बाड़ी ये पूछी जा चुकी है, कोयना भी पूछी जा चुकी है। तो जो जायक बाड़ी परियोजना है वो है कहाँ पर, गोदावरी नदी पर। उसके बाद छोम परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। उसके बाद नीरा नहर परियोजना वो कहाँ पर है, नीरा नदी पर। और खड़क वासला परियोजना है मुथा नदी पर, तो ये भी पूछी जा चुकी है। उसके बाद देखो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और श्रीशैलम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है आंध्र प्रदेश की। उसके बाद देखो तमिलनाडु में मैटूर कावेरी नदी पर, पैकारा पैकारा नदी पर, पापनासक नदी पर, ठीक है। इसमें से मैटूर और पैकारा पूछी जा चुकी है। उसके बाद केरल की हम लोग बात करें तो पेरियार या फिर इडुक्की बोलते हैं, ये पेरियार नदी पर है। और सबरीगिरी परियोजना है केरल की पंबा नदी पर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो फरक्का कहाँ पर है, हुगली नदी पर। और मयूराक्षी जो है वो कहाँ पर है, मयूराक्षी नदी पर। एक फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि जो मयूराक्षी परियोजना है उसको कनाडा बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद झारखंड में तिलैया है, ये कहाँ पर, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ही तिलैया बांध जो है वो झारखंड में है, कहाँ पर, बराकर नदी पर। अंडमान निकोबार में देखो तो कालपोंग परियोजना है कालपोंग नदी पर। तेलंगाना में देखेंगे तो पोचमपाद है, कहाँ पर, गोदावरी नदी पर। उड़ीसा की बात करें तो मचकुंड है, मचकुंड नदी पर। तो ये सारी परियोजनाएं हो गई, इनको तेजी से हमने पढ़ लिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको अच्छे से बैठ के याद कर लें। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक बांध परियोजनाओं की बात की, बांध के पीछे बनने वाली झीलों की बात की, तो कुछ नहरें भी हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है, तो उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हरके बैराज से निकाला गया है जो कि पंजाब में स्थित है। तो हरके बैराज पंजाब में स्थित है और इसी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर के अगर हम स्रोत की बात करें कि आखिर ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये कहाँ से जल प्राप्त करती है, तो ये जल प्राप्त करती है सतलज, ब्यास और रावी नदी से, ठीक है। आपको पता ही होगा ये तीनों नदियाँ कहाँ पर, पंजाब में भी बहती हैं और पंजाब में एक स्थान है हरके बैराज, ठीक है, वहीं पर इस नहर को निकाला गया है। और ये जो नहर है ये विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ये अपने जल का स्रोत कहाँ से लेती है, सतलज, ब्यास और रावी नदियों से। अब देखो ये जो इंदिरा गांधी नहर है इससे राजस्थान के शुष्क जिलों कौन कौन से, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं यानी कि जो थार मरुस्थल की तरफ पड़ते हैं और बहुत ही शुष्क हैं, तो वहाँ इस इंदिरा गांधी नहर के द्वारा ही सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। हरके बैराज से निकाली नहर को राजस्थान फीडर नहर कहते हैं। यही नहर इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति करवाती है। तो हरके बैराज से क्या किया गया है, एक नहर निकाली गई है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हरके बैराज से पहले एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है राजस्थान फीडर नहर और यही नहर इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति करती है। तो मतलब जो हरके बैराज से सीधी जो नहर निकली है उसका नाम इंदिरा गांधी ना होकर क्या है, राजस्थान फीडर नहर, और यही नहर फिर आगे जाके इंदिरा गांधी नहर बन जाती है या फिर ये नहर उसी में अपनी जलापूर्ति कर देती है, किसमें, इंदिरा गांधी नहर में। तो ये देख लिया। बाद बाकी हम लोग देख लेते हैं कुछ और नहर परियोजनाएं हैं छोटी, उनको भी, उनसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं पश्चिमी यमुना नहर की, ये कहाँ से निकाली गई है, ये निकाली गई है यमुना नदी से। कहाँ से, ताजेवाला बैराज जो है वहाँ से, और ये ताजेवाला जो बैराज है वो है हरियाणा में, ठीक है। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको क्लियर ना दिख रहा हो, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है, यमुना नदी से, ताजेवाला बैराज के पास से, हरियाणा में।
सरहिंद नहर की बात करें तो ये पंजाब के रोपड़ से सतलुज नदी से निकाली गई है। नहर के संदर्भ में जब भी आप पढ़ें तो ये पढ़ लें कि किस स्थान से और किस नदी से इस नहर को निकाला गया है। ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो ये हरिद्वार के समीप से गंगा नदी से निकाली गई है। निचली गंगा नहर की हम लोग बात करें तो ये बुलंदशहर के नरौरा से गंगा से निकाली गई है। शारदा नहर की बात करें तो ये देखो नैनीताल के निकट से शारदा नदी से निकाली गई है। और इसी नहर पर खात्मा शक्ति केंद्र भी है जो कि पूछा जा चुका है। तो ये आप लोग याद रखना कि जो खात्मा शक्ति केंद्र है वो है शारदा नहर पर, जो कि नैनीताल के निकट शारदा नदी से निकाली गई है। एडन नहर की बात करें तो ये दामोदर नदी से निकाली गई है। एडन नहर के संदर्भ में हम लोगों ने भारत के अफवाह तंत्र के जब अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर भी एडन नहर को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आपको ध्यान रखना है कि एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। उसके बाद देखो कुछ ऐसा होता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संयुक्त रूप से बांध परियोजनाओं का निर्माण करता है। तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो एक चुक्खा बांध परियोजना है जो कि भारत के सहयोग से भूटान में विकसित की गई है। ठीक है, वहीं पर हम नेपाल में देखें तो हनुमान नगर बैराज कोसी नदी पर नेपाल में स्थित है। और पंचेश्वर बांध परियोजना भारत की सहायता से नेपाल में निर्मित की गई है। तो चुक्खा बांध परियोजना भूटान में भारत के सहयोग से, हनुमान नगर बैराज कोसी नदी पर नेपाल में, और पंचेश्वर बांध परियोजना भारत की मदद से नेपाल में। ठीक है, और फिर ऐसा होता है बहुत सी अन्य बांध परियोजनाएं अभी भी भारत के सहयोग से अन्य देशों में चल रही हैं। तो वो फिर करंट का विषय है, इसीलिए आप लोग करंट भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि इन सब चीज़ों की जानकारी आपको वहाँ भी हो सके। तो इस तरीके से भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की ये क्लास समाप्त हो गई और आई होप आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आप लोग लगातार जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, बीच में छोड़ के मत जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आप ही लोगों को। तो फिर ठीक है, हम लोग मिलते हैं भारतीय भूगोल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।